हेलो एवरीवन, बहुत तेजी से स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई एंड अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स डेटेड 9th ऑफ सितंबर एंड 10th ऑफ सितंबर 2022। कल कोई वीडियो नहीं आया था, कारण ये था बहुत कम आर्टिकल थे। आज उन आर्टिकल्स को मर्ज कर दूंगा 10th सितंबर वाले वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। जहां पर भी रेलिवेंट होगा थियरीज से लिंक किया जाएगा और थिंकर से भी लिंक करने की कोशिश की जाएगी। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द पवेटपीडिया टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द पवेटपीडिया करंट अफेयर मैगजीन एज वेल। ओके, सो बहुत सारे टॉपर्स और बहुत सारे रैंक्स वगैरह यहाँ से निकले हैं पवेटपीडिया मैगजीन से। यू कैन सी द सैंपल ओवर देयर इन द टेलीग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है बेसिकली कुछ फैक्ट्स हैं जो अगर आप अलग से याद करने बैठोगे आप बहुत सारी चीजें भूल जाओगे, लेकिन बादाम की तरह अगर रोज एक दो फैक्ट याद करोगे तो आपको याद रहेगा। ऐसा ही एक फैक्ट है जो न्यूज़पेपर में आया हुआ था। एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नागालैंड जो है उसने टॉप किया है एक्सटॉर्शन के केसेस में और असम ने सेडिशन के केसेस में यहाँ पे टॉप किया है इन सो फार एज द एनसीआरबी रिपोर्ट ऑफ 2021 इज कंसर्न। ठीक है, तो ये वाली जो न्यूज़ है ये आई थी। इसके पहले 8 सितंबर वाली न्यूज़ भी हमने कवर की थी, तो उसमें अभी नहीं जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ आया था। ओके, सो ये 9 को ही है, 8 को नहीं थी। यहाँ पे सेकेंड न्यूज़ आर्टिकल है, द हिंदू का डेटा पॉइंट है 9 सितंबर को जो न्यूज़पेपर में आया था। यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि जो 3 बेसिक लॉज या जो लॉज हैं जो आपके आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह को कुछ रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, जैसे यूएपीए है या सेक्शन 153A है जो आपका प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो जब भी कोई ऐसा एक कह सकते हो इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है, कुछ जो सामूहिक या समुदाय या कम्युनिटी का जो एक हारमोनियस नेचर है उसको अगर उसमें अगर आग लगाने का कोई काम करता है तो 153A के अंदर उसे बुक कर लिया जाता है। और PMLA तो मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी अब न्यूज़ में रहता है। तो बेसिकली इसका कुछ फैक्ट है, जो सोर्स है वो यहाँ लिखा हुआ है कि लोकसभा, राज्यसभा और एनसीआरबी की रिपोर्ट्स है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स इतना याद रखना है कि रिसेंट डेज में जो केसेस फाइल होते हैं इन 3 लॉज और सेक्शंस के अंदर, तो यहाँ पे जो कन्विक्शन है वो बहुत पुअर है ना। तो इसको मैं हाईलाइट भी कर दूं ताकि आप देख पाओ मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ। सो दिस इज देयर, ये चीज़ आपको बस याद रखनी है कि यूएपीए में 4690 पर्सन अरेस्ट हुए। जो कन्विक्शन रेट, बस ये याद रखो, यूएपीए का 18 से 20 के बीच में कन्विक्शन रेट ओनली 3% है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। ठीक, इसके अलावा PMLA में जो है 5422 केस हुए, 23 कन्विक्ट हुए, तो ये भी बहुत कम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो 153A के अंदर 2020 में देखा जाए तो जस्ट 20.2%। ठीक, तो कन्विक्शन रेट कम होने का मतलब ये है कि मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं फैक्टर। वन ऑफ द मतलब एक जो सीधी रीजनिंग लगाई जाती है वो ये कि कन्विक्शन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब है मिसयूज हुआ है पावर का। इसका मतलब है कि मतलब जबरदस्ती बुक कर लिया गया एंड आफ्टर दैट वो कन्विक्ट नहीं हो पाए, यानी प्रॉपर उनको प्रूव नहीं किया जा सका कि इन्होंने ऐसा कुछ किया था। जो इन पर चार्जेस थे वो यहाँ पे क्या होते हैं, उसको वॉइड हो जाते हैं, प्रूव नहीं हो पाते। ठीक है, तो बाय इज्जत जो है कोर्ट उनको कह देता है कि आप घर जाइए। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर कि ठीक है कुछ फैक्ट्स है। देन द न्यूज़ आर्टिकल ऑन 9 सितंबर जो एक आर्टिकल था, तो ये आर्टिकल हैकलर्स वीटो की बात करता है। बेसिकली ये न्यूज़ आर्टिकल और ये जो टॉपिक है हैकलर्स वीटो, ये फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट के अंदर जो आपका वैल्यू प्रीमाइस दिया हुआ है पेपर 2 में, वैल्यू प्रीमाइस के अंदर आपका आर्टिकल 19 वगैरह फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 19 आर्टिकल जो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, उसके अगेंस्ट हैकलर वीटो काम करता है। हैकलर वीटो क्या है, ये पहले भी न्यूज़ में आया था जब एक कॉमेडियन को शो करने से स्टेट की जो गवर्नमेंट थी उसने मना कर दिया था। स्टेट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया था कि आप प्लीज शो मत कीजिए क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खतरे में आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि धमकियां आ चुकी हैं कुछ स्पेसिफिक जो ग्रुप्स हैं उनसे। ठीक है, ऐसा उस केस में हुआ था। उस केस के ही एग्जाम्पल से आप और समझ सकते हो कि
नॉर्मली क्या है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और अगर कल कोई को आके मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट कर दे या ये कह दे कि अगर अगला वीडियो आया तो आई विल किल यू, या फिर एक रायोट्स हो जाएंगे, पूरा देश जलेगा, ऐसा कोई अगर कमेंट कर दे, तो फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उस चीज़ को मेंटेन करे और उसको पकड़े जो ऐसा कह रहा है। ठीक है, ऐसा स्टेट लेकिन कर नहीं सकती क्योंकि पहले से नहीं पकड़ सकते, या मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे एंगल, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टेट जो है वो उल्टा आके मतलब जो यूट्यूबर है, जैसे मान लो मैं हूँ, तो मेरे को स्टेट बोलेगी कि, या मेरे को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा कि आपके अगेंस्ट ये कमेंट आ रहा है कि अगर आपने अगला वीडियो बनाया तो देश में आग लगेगी, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो नहीं बनाइए। तो इससे क्या होता है, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हैकलर वीटो यही है कि जो गलत कर रहा है वो एक तरीके से वीटो पावर यूज़ कर ले रहा है मेरे अगेंस्ट, जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेरा है, लेकिन मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्टेट मुझसे ही आके कह रही है। स्टेट का काम क्या है कि सिटीजन का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी राहुल का जो यूट्यूब चैनल है यूपीएससी लॉजी, वहां पर वो जो वीडियो बना रहा है तो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेंटेन रहे। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन स्टेट उल्टा आके मुझसे बोल रही है कि प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ वीटो। वीटो पावर क्या होता है कि किसी चीज को नल एंड वॉइड कर देना है ना। वीटो पावर जैसे प्रेसिडेंट चाहे तो वीटो कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे उनके पास वीटोज होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, क्वालिफाइड वीटो अमेरिका में भी होता है। सो दैट इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। वीटो क्या है कि किसी की पावर जिससे वो सारा का सारा खेल खत्म कर सकता है ना। जैसे प्रेसिडेंट खेल खत्म कर देते हैं एक ही बार में, कि अगर उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया तो लगा दिया, है ना, या सस्पेंसिव या पॉकेट जो भी है। सिमिलरली यूएनएससी में वीटो पावर होती है, तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ वीटो पावर देखने को मिल रहा है इस केस में। जैसे कॉमेडियन को अगर कहा गया तो स्टेट ने कॉमेडियन को परमिशन नहीं दी कि भाई तुम करोगे शो तो फिर लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आ जाएगा, बहुत सारा इशू हो जाएगा, तो तुम स्टैंड अप कॉमेडी करो ही मत इस जगह पे। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ हैकलर वीटो। सिमिलरली यहाँ पे अगेन ये जो केस चल रहा है हिजाब बैन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर भी जो यहाँ पे जो लॉयर थे उन्होंने बोला कि ये तो हैकलर वीटो वगैरह है। ठीक है, कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि किसी ने ये बोला कि अगर हिजाब पहनते हैं तो फिर मतलब कुछ इस तरीके से दूसरे लोगों का जो मतलब फ्रीडम ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है उस पर फर्क पड़ता है, तो पब्लिक ऑर्डर वायलेट करता है हिजाब वगैरह। तो वो चीज़ है हैकलर वीटो है कि पब्लिक ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी स्टेट की है, ना कि हिजाब पे बैन लगा दो। तो ये एक डायमेंशन है। बट यस, हैकलर वीटो एज अ कॉन्सेप्ट आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन यूज इट इन योर आंसर्स। कि अगर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यू कैन यूज इट एज वन ऑफ द फॉर्डर पॉइंट कि भैया एक चैलेंज ये भी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो हो नहीं रहा, ऊपर से हैकलर वीटो भर दे दिया जाता है। द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, ये आर्टिकल एक गवर्नेंस, जो आपका पता है इंडियन एक्सप्रेस में एक गवर्नेंस की सीरीज चलती है। तो माइक्रो फॉरेस्ट एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, उस पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, उस गांव का नाम जो है वो आपका कोहारियन वली। ठीक है, ये गांव है। बेसिकली बात ये है कि यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट का जो आपका फॉरेस्ट कवर था वो जस्ट 1.34% आया था, और 1.34% का मतलब है बहुत कम था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्कीम लॉन्च करी, नाम था माई विलेज माई फॉरेस्ट। इसके तहत क्या किया गया, मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक, जो यूपीएससी में एक दो बार आ चुका है, मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये माई विलेज माई फॉरेस्ट का यूज़ करते हुए, मियावाकी टेक्निक का यूज़ करते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने माई विलेज माई फॉरेस्ट लॉन्च किया, और आज उसमें फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रिसेंटली जो 75 ईयर्स हुए इंडिपेंडेंस के, तो वहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। उसमें भी स्टेट यहाँ पे ये डिसाइड किया गया, डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ के डीसी थे, डेप्यूटी कमिश्नर, उन्होंने ये बोला कि 75 सच फॉरेस्ट वुड बी क्रिएटेड बाय द एंड ऑफ 2022। और बहुत सारी अलग चीज़ें भी की गई, जैसे पंचायत को यहाँ पे परसुएड किया गया। तो आपके एथिक्स की केस स्टडीज़ में आप ऐसे चीज़ों का एक एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल बट यस यू कैन टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज थिंग्स
मीन्स के ऐसे भी किया जा सकता है। प्लस एमजी नरेगा के जो वर्कर्स थे, जो उनका जो है सपोर्ट है, उसको भी लिया गया, ताकि मतलब कह सकते हो कन्वर्जेंस ऑफ द स्कीम का यूज़ करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसे काम को किया जो जरूरी था। ठीक है, तो मियावाकी टेक्निक का भी यूज़ कर लिया, पॉलिसी में भी एक पर्सपेक्टिव आ गया। तो इस तरीके से गुड गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है। यू कैन यूज़ इट एंड यू कैन अप्लाई इट व्हेन यू बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर इन फ्यूचर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द 9 सितंबर। अब आते हैं 10 सितंबर 2022 के न्यूज़ आर्टिकल कौन कौन से आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले सिंपल सा एक आर्टिकल है। आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने एक लाइन बोली है कि वी डोंट वांट सुप्रीम कोर्ट टू बी अ तारीख पे तारीख कोर्ट। सो बेसिकली सम डेज बैक हमने एक आर्टिकल देखा था जहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि फोरम शॉपिंग हमें अलाउ नहीं कर सकते, कि आप आए और कुछ भी आप बोल रहे हो। जो लॉयर्स हैं वो मतलब व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक बहुत बड़ा इशू है। एक बड़ा इशू क्या है कि पेंडिंग केसेस का एक इशू है इंडिया में। पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब उस इशू के बहुत सारे कॉजेस हैं और बहुत सारे इफेक्ट हैं। जब कॉजेस की बात आएगी तो जॉली LLB वाला ये जो लॉयर बैठ जाते हैं धरना प्रदर्शन पे, ये भी एक कॉज है। ये एक बहुत बड़ा कॉज नहीं है, ये ऐसा कॉज नहीं है कि भाई वैकेंसी वाला कॉज नहीं है, ये कोई और कॉज नहीं, लेकिन एक वन ऑफ द माइनर कॉज इज दिस ऑल्सो कि जुडिशरी में तारीख पर तारीख कोर्ट बनाया जाता है बाय द लॉयर्स। तो लॉयर्स ऐसा करते हैं, ये चीज़ है। प्लस स्टेट, प्लस एक जो सिस्टम है कि भाई पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनता है, फिर उसके बाद उसका जो है वो उसको हाई कोर्ट में जाता है केस, फिर सुप्रीम कोर्ट में। ये जो क्रोनोलॉजी से चलती रहती है ना, तो ये चीज़ भी एक रीज़न होता है, माइनर कॉज। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाना चाहिए, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन है कि भाई नीचे का जो सिस्टम है बहुत सही नहीं है, इस तरीके का कुछ सिस्टम होना चाहिए। प्लस बहुत सारे अलग भी चीज़ें हैं, वैकेंसी वाला सिस्टम है, बाकी मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। स्टेट जो है वो 1/3 केसेस या सबसे बड़ा जो केस का जिसके अगेंस्ट या ऐसे केस होते हैं तो स्टेट हो जाता है। प्लस एक काम आजकल ये हो रहा है कि स्टेट, एक ट्रेंड ये आ रहा है कि बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो मतलब स्टेट को लेने चाहिए, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को लेने चाहिए, वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में स्टेट खुद डिसीजन लेने की बजाय वो डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा देती है। और जब सुप्रीम कोर्ट देता है तो फिर स्टेट अपना जो पॉपुलिज्म या पॉपुलिस्ट वाला पर्सपेक्टिव है उसको सेफ बक पासिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे मान लो कि हाईवेज के अराउंड लिकर बैन, सो ये अगर स्टेट ये पॉलिसी लाती तो जनता नाराज हो जाती, तो कोर्ट ने लाया। तो फिर क्या होता है, जब वो रिप्रेजेंटेटिव अगले इलेक्शन में वोट मांगने जाते हैं तो वो ये कह पाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट का काम था। सिमिलरली जब बात आती है कि BS6 ऑटोमोबाइल वगैरह ये सब इश्यूज होते हैं, तो अगर सरकार कुछ कर देगी तो क्या होगा कि ऑटोमोबाइल वाले जो मतलब कह सकते हो इलेक्टोरल फंडर होते हैं, जो पैसे वैसे देते होंगे, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल वाले जो कंपनीज वाले लोग हैं, वो नाराज हो जाएंगे। प्लस जनता नाराज हो जाएगी कि यार अभी तो बाइक मतलब पुरानी भी नहीं है, चल ही रही है, तो कैसे नहीं ले लें वगैरह वगैरह। तो कोर्ट के थ्रू स्टेट अपना काम कोर्ट को करने के लिए, मतलब जानबूझ के सीधा नहीं कहते कि आप करिए, बट यस स्टेट नहीं करती तो फिर जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें जुडिशियल एक्टिविज्म से भी लिंक हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेस हैं जिसकी वजह से इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, बस ये चीज़ याद रखनी है। और तारीख पे तारीख कोर्ट का पर्सपेक्टिव एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द तारीख पे तारीख कोर्ट। तो ये कीवर्ड्स होते हैं, आप यूज़ कर सकते हो आंसर्स में इन ऑर्डर टू गेट द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर के कुछ अच्छा लिख रहे हो। अदरवाइज लिखते रहोगे, उसमें एक्सप्लेन एक टॉपिक को बहुत सारा करोगे तो नंबर उतने नहीं आते हैं। जस्ट ट्राई टू यूज़ द डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स इन योर आंसर्स। इसके अलावा एक और पॉइंट है, अगली जो स्कीम है या अगला जो टॉपिक है वो है TB मुक्त इंडिया। तो रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत, प्रधानमंत्री स्कीम जो भी है नाम इसका, ठीक है। तो TB मुक्त भारत के लिए एक स्कीम लॉन्च हुई है। यहाँ पे निश्चय 2.0 पोर्टल लाया जा रहा है। पहले वाला भी पोर्टल था निश्चय करके, पहले भी निश्चय था, लेकिन वो निश्चय था कि 500 रुपये जो है वो पर मंथ के हिसाब से जो TB पेशेंट है उनको दिए जाते थे, सो दैट दे कैन
गेट सम सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन या सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन या कुछ आराम मिले उनको इन सो फार एज देयर नीड्स आर कंसर्न, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी। अब 2.0 में क्या है कि मतलब एज एन इंडिविजुअल कोई या फिर कोई एनजीओ या फिर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोई भी कॉर्पोरेट, ये सब नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं कहीं से ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो कोई भी ऐसे इस इनिशिएटिव के अंदर, चाहे वो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट, ये कोई भी है, तो क्या कर सकते हैं, ये लोग जा सकते हैं और किसी टीबी पेशेंट को या किसी पर्सन को एडॉप्ट कर सकते हैं। एडॉप्ट करने के बाद इनका क्या होगा, ये 3 काम यहाँ कर देंगे, मतलब इनका तीन तरीकों से ये उसमें हेल्प कर पाएंगे। पहला, ये मतलब फूड बास्केट के तौर पे अलग अलग उसमें फूड और सप्लीमेंट दे पाएंगे, किट दे पाएंगे उनको, ठीक है, जो भी एडॉप्टेड पेशेंट है उनको। एडॉप्टेड पेशेंट का नाम नहीं, यहाँ एडॉप्टेड पर्सन बोला जा रहा है, जो एडॉप्टेड पर्सन विद टीबी। पेशेंट थोड़ा सा फिर डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा, पेशेंट नो, पर्सन विद टीबी को अडॉप्ट किया जाएगा। पहला काम है कि फूड एंड सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे टू टेक केयर ऑफ देयर न्यूट्रिशनल नीड। दूसरा काम हो जाएगा कि एडिशनल लैब डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं, ठीक है। तो एक तो थोड़ा सा खाने पीने का मतलब एक फूड वाला कंपोनेंट है, फूड प्लस सप्लीमेंट वाला। दूसरा कंपोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, तो वहाँ पे जो एडिशनल लैब बेस्ड डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट है उसको सपोर्ट करने का काम करेंगे जिसने भी अडॉप्ट किया है। और तीसरा है उनकी जो वोकेशनल स्किल्स और जो मतलब एक पेशेंट्स विद वोकेशनल स्किल्स टू हेल्प देम विद द टू ज्वाइन द वर्कफोर्स, तो उनकी वोकेशनल स्किल्स पर भी सपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से 2-3 काम है। अब इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, इवन कॉर्पोरेट वगैरह कोई भी कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि एक अल्टीमेट रीजन या अल्टीमेटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अंदर एक टॉपिक होता है पार्टिसिपेटिव पब्लिक पॉलिसी या जन आंदोलन या जन भागीदारी, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ये हमने कब देखा है, ये हमने देखा है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन इज ऑलमोस्ट अ सक्सेसफुल मिशन। क्यों हुआ, क्योंकि एक जन आंदोलन वाली उसमें एक स्पिरिट आ गई थी कि हर कोई अपने आप को एक जन आंदोलन का हिस्सा जब समझने लगता है तो हर कोई एक उसको देखो, पार्टिसिपेशन एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया है जहाँ पे सेंस ऑफ ओनरशिप आती है किसी के अंदर। ये कीवर्ड्स हैं, मोहित भट्टाचार्य में मिलेंगे आपको कि पार्टिसिपेशन से सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। पार्टिसिपेशन एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो एक कह सकते हो, जैसे आपने विल्स उसका पढ़ा होगा, डगलस मैकग्रेगर का जो पढ़ा होगा ट्रांजैक्शनल इन्फ्लुएंस, कि आई नहीं वी, है ना। कुछ दिन पहले मैंने लवासना का भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था अपने चैनल पे कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है मैं नहीं हम। क्यों, क्योंकि आगे जब आई की फीलिंग आएगी तो आप अकेले रहोगे, और जब एक बहुत सारे लोगों को साथ इकट्ठा करने की फीलिंग आएगी तो वी वाली फीलिंग आएगी। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इसी वजह से एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। तो इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स थे, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो गया, या फिर जनता कर्फ्यू वगैरह का जो चीज़ें थी, है ना। इसके अलावा हर घर तिरंगा कैंपेन। इसको आप एक चीज़ और से लिंक कर सकते हो कि रिसेंटली 15 अगस्त को जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी वहाँ पे उन्होंने एक बोला था कि कंट्री के अंदर आई कैन सी द कलेक्टिव कॉन्साइंस जो है दोबारा जाग गई है। कलेक्टिव कॉन्साइंस का मतलब ओवरऑल सभी के अंदर की जो चेतनाएं हैं, मन का एक मतलब एकजुटता का भाव है वगैरह वगैरह। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट या पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का यूज करते हुए इस पब्लिक पॉलिसी को जल्दी से जल्दी अचीव करने की कोशिश की जा रही है। और जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसा हो जाए, हर कोई मतलब जैसा हम एक फिलेंट्रॉपी करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी अपने हिस्से में आता है हम करते हैं, या जैसे पीएम केयर्स में लोगों ने जितना सपोर्ट किया, ऐसे ही अगर लोग इसकी ऐसे यूज़ करें तो ऑब्वियसली इट वुड बी अ ग्रेट इनिशिएटिव, ठीक है। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है, अगर हर कोई अपने अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप लेता है इन सो फार एज द इनिशिएटिव इज कंसर्न, तो इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी में जो पार्टिसिपेटिव अप्रोच है वहाँ इसको यूज़ कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग द नेक्स्ट थिंग इज, इसके अलावा थिंकर्स वगैरह इसमें लिंक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लाइक जो भी पार्टिसिपेटिव थिंकर्स हैं, लाइक लिकर्ट का सिस्टम 4 है। लिकर्ट ने एक इंटरेक्टिव इन्फ्लुएंस सिस्टम की भी बात की थी, दैट देयर इज अ इंटरेक्टिव इन्फ्लुएंस सिस्टम। इसके अलावा जो मतलब और भी आपका जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई ये चीज़ है, मतलब एक मेंटल रिवॉल्यूशन है। पार्टिसिपेशन में आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे टॉप डाउन सिस्टम नहीं है। यहाँ पे एक तरीके का एक लीडरशिप आ रही है जिसको एमपी फॉले की फंक्शनल लीडरशिप बोल सकते हो, या लॉ ऑफ सिचुएशन का भी यूज़ कह सकते हो। तो इस तरीके का है कि कोई यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं कह रहा कि ऐसा करो, या कोई ऊपर से सरकार नहीं पैसा दे रही है, सरकार सपोर्ट ऐसा नहीं कर रही है, बस
दे आर मेकिंग द सिस्टम मोर यू कैन से डिसेंट्रलाइज्ड, पार्टिसिपेटिव, है ना। तो पब्लिक पॉलिसी और ये सारी चीज़ें आप लिंक कर सकते हो। इसके अलावा ओवरऑल जो मैकग्रेगर, लिकर्ट, एर्गायरिस हैं, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं किसी भी सिस्टम में थियरी, ये जो है ना, ईगो इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे थे, ईगो डिफ्लेशन की बात नहीं कर रहे थे, ये बात कर रहे थे ईगो बिल्डिंग की। तो एक ओवरऑल कह सकते हो कि एक ईगो बिल्डिंग डेवलप होगा, एक कलेक्टिव कॉन्साइंस डेवलप होगी बाय यूजिंग द पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट या पार्टिसिपेटिव अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो और इसमें इस एग्जाम्पल को आप ऑब्वियसली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द चीफ सेक्रेटरी। तो आपको पता है यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर 2 के अंतर्गत एक यूनिट है स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर एक टॉपिक है चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी जो है, यहाँ पे हिमाचल गवर्नमेंट में एक इशू आया कि एक आईएएस ऑफिसर है 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर निशा सिंह, इन्होंने ये बोला कि भाई मतलब एक वीमेन को, एक मतलब लेडी ऑफिसर और वीमेन इन जनरल को सरकार सही से ध्यान नहीं दे रही। रीज़न ये था कि मतलब एज पर द रूल्स जो सीनियरिटी प्रिंसिपल होता है चीफ सेक्रेटरी बनाने के लिए, तो ये 1987 बैच की ऑफिसर हैं और 1988 बैच के ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने ले लिया, वहाँ के जो सीएम थे, ठीक है, अपॉइंट कर दिया। तो इस वजह से ये नाराज़ हैं क्योंकि एक साल इनसे जूनियर जो है वो वहाँ पे बन गया, और सिर्फ इनको बाईपास नहीं किया जो 1988 वाले ऑफिसर हैं, उन्होंने 1987 के 3 ऑफिसर्स को बाईपास किया। एक तो ये खुद हैं ये, और एक रीज़न, एक इनका एक फैक्ट और है कि ये जो हैं ये वाइफ हैं जो अभी चीफ सेक्रेटरी जो वहाँ से चेंज हुए हैं उनके, ठीक है, प्लस इसके अलावा 2 लोग और हैं। तो बेसिकली क्या है कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनकी जो उनमें सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे बाईपास करते हुए, ओवरराइड करते हुए जो 1988 बैच के मतलब जूनियर ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी बना लिया गया। तो रूल्स क्या कहते हैं, देखो 1973 तक सिंपल था कि कोई सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट नहीं होना, नहीं जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरीली सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट वुड बी द चीफ सेक्रेटरी। टिल 1973 ऐसा था, लेकिन बाद में ऐसा 1973 के बाद ये अपडेट किया गया कि नहीं, सीनियरिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायमेंशन, बट सीनियरिटी इज नॉट द ओनली डायमेंशन, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस और इन्फ्लुएंशियल पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी की स्टेट लेवल पर। चीफ सेक्रेटरी जो है, जो हर्बर्ट साइमन ने बोला था कि फैक्ट फोकस पे होना चाहिए, तो जो फैक्ट प्रोवाइड करने का काम होता है सीएम को, वो चीफ सेक्रेटरी का काम होता है। बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप देखो वो पढ़ोगे, अगर आप रमेश अरोड़ा, रजनी गोयल वगैरह पढ़ोगे, तो 3 फैक्टर्स आर गिवन इन सो फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी। पहला सीनियरिटी है, नो डाउट अबाउट इट, कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर ऐसे क्लेम कर रही हैं तो वो ऑब्वियसली फैक्चुअल सही होगी चीज़। तो सीनियरिटी इज वन ऑफ द फैक्टर, अनडाउटेडली दिस इज देयर, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे 2 फैक्टर्स और हैं। दूसरा फैक्टर है सर्विस रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस मेरिट। ये सारी चीज़ें, सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस परफॉर्मेंस मेरिट, जैसे एसपीएम करके याद रख सकते हो, सर्विस रिकॉर्ड परफॉर्मेंस मेरिट। तो ये एसपीएम जैसे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है एक तरीके की साइंस में, जो ऑस्मोसिस में, तो ऐसे ही एसपीएम याद रख सकते हो, जस्ट एसपीएम, ठीक है। तो पहला है सीनियरिटी, दूसरा है एसपीएम यानी सर्विस रिकॉर्ड परफॉर्मेंस और मेरिट, ये चीजें। तीसरा जो फैक्टर है, दैट फैक्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऐसा बुक में लिखा हुआ है और ऐसा रूल्स में भी है कि ठीक है सीनियरिटी है, ठीक है एसपीएम है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द कॉन्फिडेंस ऑफ सीएम, क्योंकि अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, और वो चीज़ मतलब आपको पता होनी चाहिए। एंड दैट्स हाउ जो कॉन्फिडेंस ऑफ सीएम है, कंफर्टेबल लेवल ऑफ सीएम है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब उसके कंफर्टेबिलिटी है या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कोई ऐसा नहीं है कि मेरिट पे या उसका कोई टेस्ट हो सकता है, ठीक है।
ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हो जाएगी फिर चीज़, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें, फिर उसमें इनफॉर्मल अप्रोच भी आएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि भाई वो थोड़ा सा और भी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, और वो विल ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कॉन्फिडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, रूल्स से परे है वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो सीनियोरिटी, सर्विस रिकॉर्ड वगैरह प्लस कॉन्फिडेंस ऑफ सीएम, एंड दैट्स वाई सीएम के ऊपर है कि वो किसको बनाना चाहें, ठीक है। सीनियोरिटी इज वन ऑफ द फैक्टर, बट यस दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो अब यही है कि इस चीज़ को, इसमें कोई कोर्ट जजमेंट वगैरह होंगी, जब वो आर्टिकल्स में डीपली आएंगी तब हम इसको कवर करेंगे। इसके अलावा टेन्योर कितना होता है, तो उसके लिए ईआरसी ने सजेस्ट किया 3 से 4 साल, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि 3 से 4 अगर टेन्योर फिक्स कर दिया जाएगा तो सीएम अपने आप को एक ओवरबर्डन फील करेगा, ठीक है, कि सीएम के ऊपर एक कोई, मतलब वो सीएम से भी बड़े हो जाएंगे चीफ सेक्रेटरी के, इसको चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। और अगर सिर्फ सीनियोरिटी को ही रखना होता तो ऐसा होता ही नहीं, तो फिर तो टेन्योर वगैरह सब कुछ फिक्स रहता है ना। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और आर्टिकल है जो राजस्थान के सीएम है, उन्होंने लॉन्च की है जॉब गारंटी स्कीम। तो बेसिकली ऑब्वियसली आपको पता है कि एमजी नरेगा चलती है, बहुत ही सक्सेसफुल मिशन है इन सो फार एज द पॉवर्टी एलिविएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज कंसर्न। तो यहाँ पे एक इन्होंने इंदिरा गांधी अर्बन, जैसे बहुत सारे आर्टिकल पहले भी बात चलती रहती थी कि नरेगा की जगह न्यूएगा भी होनी चाहिए, मतलब अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी भी होना चाहिए। तो ये वही है, राजस्थान में लॉन्च की जा रही है। हर वार्ड में, अर्बन लोकल बॉडी के हर वार्ड में 50 लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा, और वही चीज़ है, वो सेंटर वाली जो स्कीम है उसी की जैसी है, 100 डेज इन अ ईयर, बस ये क्या है, रूरल की जगह अर्बन में है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 9th एंड 10th सितंबर, जो भी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से ज़रूर, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छे से कोशिश की जाती है कि जो भी रेलिवेंट आर्टिकल्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करंट अफेयर के हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएँ, ओके। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर द डेली आर्टिकल्स। कभी कभी वीडियो नहीं आता है, लेकिन आर्टिकल्स डेली आते हैं, वहाँ कोई ऐसे लापरवाही नहीं होती है, लापरवाही वीडियोस में भी नहीं होती है, बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्टेंट कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। बट ऑन द चैनल यू विल गेट द आर्टिकल्स ऑन द डेली बेसिस, नॉट ओनली द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बट अदर थिंग्स लाइक इकोनॉमिक सर्वे है, या कोई और योजना की मैगजीन का कोई चीज़ है, या कभी कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैगजीन भी वहाँ पे मैं सैम्पल कॉपीज़ वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. This is it. Thank you so much.